हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली से आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों में आज आपके समक्ष बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा प्रमुख प्रश्न, प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। क्रमशः इसमें संविधान सभा की स्थिति, संगठन एवं कार्य कारण के संबंध में कतिपय आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई थी। उसमें पहला प्रश्न है कि क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए। संविधान सभा के गठन और उसके द्वारा अपना कार्य प्रारंभ किए जाने के तुरंत बाद ही संविधान सभा की स्थिति के संबंध में ये एक विवाद प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश संसद के एक वाद विवाद में विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को ही चुनौती दे दी। संविधान सभा के ही एक सदस्य M.R. जैकर ने भी विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है और उसकी शक्तियां मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं दोनों की दृष्टि से मर्यादित है। उनके विचार का आधार ये था कि संविधान सभा कैबिनेट योजना के अधीन अस्तित्व में आई और ब्रिटिश संसद की सत्ता के ही अधीन थी। वह कैबिनेट मिस्र योजना में वर्णित संविधान की मूल रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। सभा का आह्वान ब्रिटिश सम्राट के अधिकार पर गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था और उस समय यह अपेक्षित था कि संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उसे ब्रिटिश संसद के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा की संप्रभुता पर बल दिया। N.G. अयंगर ने सभा में 11 दिसंबर 1946 को पूर्ण प्रभुता के विचार को स्पष्ट करते हुए कहा कि संविधान सभा का स्रोत ये नहीं है कि इसके निर्माता सम्राट की सरकार के 3 सदस्य थे, वरन यह है कि उनके प्रस्तावों को जनता ने स्वीकार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार की पुष्टि करते हुए कहा, सरकारें राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती, वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हो पाए हैं क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। जहाँ तक जनता कोई दल या वर्ग नहीं वरन समूची जनता चाहेगी, वहाँ तक हम यहाँ रहेंगे। इस विचार के अनुसार ही संविधान सभा ने अपनी पूर्ण प्रभुता को प्रदर्शित भी किया। यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से सभा का विघटन नहीं होगा। संविधान सभा को उसी समय भंग किया जाएगा जबकि सभा स्वयं 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। द्वितीय, संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को दे दी। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण प्रभुता की भावना से प्रारंभ किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वैधानिक दृष्टि से भी समाप्त हो गए और संविधान सभा पूर्ण संप्रभु बन गई। द्वितीय, क्या संविधान सभा एक प्रातिनिधिक संस्था थी? संविधान सभा की संप्रभुता के साथ ही उसकी प्रतिनिधात्मकता पर भी आक्षेप किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी वर्ग और अन्य कुछ दलों द्वारा आपत्ति की गई कि संविधान सभा के सदस्यों का परोक्ष निर्वाचन होने के कारण इसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा नहीं कहा जा सकता। इस वर्ग के नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने ऐसा ही मत व्यक्त करते हुए कहा था कि यह संविधान सभा अपने गठन में उस संविधान सभा से बहुत भिन्न है जिसकी रूपरेखा पंडित नेहरू ने हमारे सामने रखी थी। इसकी रचना ब्रिटिश सरकार ने की है, अतः इसके द्वारा हम उस स्वतंत्रता को पाने की आशा कदापि नहीं कर सकते जिसके लिए हम संघर्ष करते रहे। श्री नारायण और उनके वर्ग द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाना चाहिए। सैद्धांतिक दृष्टि से उपयुक्त विचार सत्य है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसमें कोई बल नहीं। प्रथम, कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट योजना के संविधान सभा संबंधी प्रस्तावों को किसी आदर्श के आधार पर नहीं वरन इस आधार पर अपनाया गया था कि तत्कालीन परिस्थितियों में संभवतः ये प्रस्ताव ही एकता को बनाए रख सकेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व और उसके तुरंत बाद भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक उपद्रव हो रहे थे। इन परिस्थितियों में संविधान सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात व्यवहारिक नहीं थी
द्वितीय, इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि यदि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो भी उसका स्वरूप कम अधिक रूप में ऐसा ही होता है। इस विचार को बल देने वाला तथ्य यह है कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छे बहुमत से विजय प्राप्त की। तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तत्कालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रमुख दल कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिकाधिक प्रतिनिधि स्वरूप प्रदान करने की प्रत्येक संभव चेष्टा की थी। कांग्रेस के तो प्राय सभी चोटी के नेता पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बाल गोविंद खैर, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री के एम मुंशी, आचार्य जे बी कृपलानी इसके सदस्य थे। कांग्रेस के ही प्रयत्नों से वैधानिक और प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से ख्याति प्राप्त अनेक ऐसे व्यक्तियों का संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ जो कांग्रेस से संबंध नहीं थे। इनमें से कुछ थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, ए के अय्यर, एन जी अयंगर, के संथानम, एम आर जयकर, सच्चिदानंद सिन्हा, श्याम प्रसाद मुखर्जी, बी शिवाराम, डॉक्टर राधाकृष्ण, के टी शाह, एम सी मुखर्जी और हृदयनाथ कुंजरू आदि। इन्हीं व्यक्तियों ने सभा को तकनीकी आधार दिया, संविधान के मूल स्वरूप का निर्माण करने और उसको दार्शनिक आधार देने तथा उसे उद्देश्यपूर्ण बनाने में इन व्यक्तियों तथा इनकी सामाजिक एवं व्यवहारिक पृष्ठभूमि की निर्णायक भूमिका रही। तेज बहादुर सरपू और जयप्रकाश नारायण को भी संविधान सभा की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया था, किंतु सरपू स्वास्थ्य संबंधी कारणों के आधार पर इसे स्वीकार न कर सके और जयप्रकाश नारायण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस संबंध में सभा की सदिच्छा का प्रमाण यह है कि संविधान सभा के जो सदस्य लीग के टिकट पर निर्वाचित हुए थे उनमें से उन्होंने भारत के विभाजन के बाद भारत में ही रहना पसंद किया, उन्हें भी संविधान सभा की सदस्यता प्रदान की गई। लीग के एक प्रतिनिधि मोहम्मद सादुल्ला प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। यह अग्रतालिका पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इस प्रकार विभाजन के बाद यानी नेपाली 1, बंगाल से निर्वाचित सिख 5, कैबिनेट योजना में दिए गए प्रतिनिधित्व से 1 अधिक, पारसी 3, ईसाई 7, आंग्ल भारतीय 3, पिछड़ी हुई जनजातियां 5, अनुसूचित जातियां 33, मुस्लिम 31। इस प्रकार विभाजन के बाद जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त संविधान सभा का गठन हो चुका था, अल्पसंख्यकों को 235 में से 88 अर्थात 36% प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अनुसूचित जातियों के भी 33 सदस्य थे। धन्यवाद बच्चों। आगे क्रमशः इसमें आगे के वीडियो में इस बारे में और जानकारी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।